आज के इस गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर गोता लगाने वाले हैं वो किसी भी ऐसे इंसान के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है जो जो शिक्षा और करियर के एक बड़े चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। खासतौर पर अगर हम एक इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के छात्र के सफर की बात करें, हम्म। अक्सर होता यह है कि एक साधारण सा डिप्लोमा करने के बाद समझ ही नहीं आता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हाँ, क्या तुरंत किसी नौकरी में लग जाना चाहिए या फिर उच्च शिक्षा की तरफ रुख करना चाहिए। और अगर विदेश जाकर पढ़ाई और कमाई दोनों का मन हो तो उसका सही रास्ता क्या है? इन सब के साथ साथ वो एक पारंपरिक सपना यानी एक पक्की सरकारी नौकरी और आज के दौर का सबसे बड़ा बज़वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, इन सभी मंजिलों तक पहुंचने का असल सफर कैसा होता है, आज हम यही डिकोड करेंगे। और इस सफर को बारीकी से समझने के लिए आज हमारी टेबल पर रिसर्च और ब्रोशर्स का एक पूरा पहाड़ रखा है। हमने कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है ताकि हम सिर्फ हवा में बातें ना करें बल्कि ठोस तथ्यों पर चर्चा करें। जी हाँ, अगर मैं आज के हमारे सोर्स मटेरियल की बात करूं तो हमारे पास थापर यूनिवर्सिटी का 2017 का बीटेक लैटरल एंट्री एडमिशन ब्रोशर है और तुलना करने के लिए हमने हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का 2025-26 का बिल्कुल लेटेस्ट ब्रोशर भी रखा है। इसके साथ ही ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही शानदार लेख है जो डिप्लोमा के बाद के करियर विकल्पों पर बात करता है। और जो लोग विदेश का रुख करना चाहते हैं उनके लिए हमने गीक्स फॉर गीक्स की 2025 की वर्क एंड स्टडी गाइड को भी शामिल किया है। अपग्रेड की 2026 की टॉप आईटी सर्टिफिकेशंस की रिपोर्ट भी हमारे पास है जो भविष्य की तकनीक पर रोशनी डालती है। और आखिर में आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एक ब्लॉग है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए सरकारी नौकरियों के मौकों को बहुत अच्छे से समझाता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब हमारा जो मिशन है, वो एक ऐसा करियर रोड मैप तैयार करना है जो जानकारी के अभाव में भटके हुए किसी भी इंसान को एक स्पष्ट दिशा दे सके। बिल्कुल, ये विश्लेषण उन जटिल और बिखरी हुई जानकारियों को आसान बनाएगा। हम ये देखेंगे कि कैसे शिक्षा का एक छोटा सा फैसला करियर के एक बहुत बड़े पड़ाव से जाकर जुड़ता है। तो चलिए इसके एक एक पहलू को खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस छात्र से जिसने अभी-अभी कंप्यूटर साइंस, जिसे हम CSE कहते हैं, उसमें अपना डिप्लोमा पूरा किया है। ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का लेख इस पर बहुत ही व्यावहारिक बात कहता है। लेख के अनुसार कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के तुरंत बाद इंडस्ट्री के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर या IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर नौकरी मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता। सही कहा, लेकिन जो लोग खुद को सिर्फ जूनियर पदों तक सीमित नहीं रखना चाहते, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बीटेक लेटरल एंट्री यानी LEET सबसे बेहतरीन और तार्किक विकल्प है। पर सच कहूं तो ये लेटरल एंट्री सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में है नहीं। मैंने जब थापर यूनिवर्सिटी का 2017 का ब्रोशर देखा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी कड़ी तपस्या के नियम पढ़ रहा हूं। हाँ, थापर के नियम और उनके मापदंड वाकई बहुत कड़े हैं। मतलब एडमिशन की बुनियादी शर्त ही देख लीजिए, या तो 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो या 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा, और वो भी कम से कम 60% अंकों के साथ। हालांकि उसमें SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये कट ऑफ थोड़ी कम यानी 55% रखी गई है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि BSc नॉन मेडिकल के छात्र भी 60% अंकों के साथ इसके लिए योग्य माने गए हैं। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती तो उनका एंट्रेंस एग्जाम है। बिल्कुल, उस एग्जाम के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पूरी तरह से जनरल होता है, जिसमें गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं। और फिर आता है पेपर 2 जो पूरी तरह से प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित होता है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इस एग्जाम में कुल 100 सवाल होते हैं और वक्त मिलता है सिर्फ 120 मिनट। और उसके ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी तो है। जी हाँ, 1/4 यानी 4th की नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप वहां बैठकर किस्मत के भरोसे तुक्के नहीं मार सकते। और अगर सीटों की बात करें तो मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है। एकदम सही। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी के लिए पूरे कैंपस में सिर्फ 32 सीटें हैं। इसके अलावा SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के लिए 3% का आरक्षण है। सब मिला के मुट्ठी भर सीटें बचती हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है हरियाणा स्टेट का ब्रोशर।
अगर हम 2025-26 के हरियाणा LEET ब्रोशर का विश्लेषण करें तो तस्वीर एकदम उलट नजर आती है। बिल्कुल उलट। यहाँ का पैटर्न पूरी तरह से अलग है। छात्रों को 90 मिनट में 90 सवाल हल करने होते हैं। और कहानी में असली मोड़ यहाँ आता है। हरियाणा के इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ये बात तो किसी भी छात्र के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, इससे दबाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सिलेबस की बात करें तो अरे सिलेबस को देखकर तो मैं सच में हैरान रह गया। थापर का सिलेबस तो वैसा ही है जैसी हम इंजीनियरिंग की कल्पना करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, 4 ईयर लॉ, नेटवर्क एनालिसिस, सब एकदम कोर इंजीनियरिंग। और हरियाणा का सिलेबस? हरियाणा के सिलेबस में बेसिक साइंस तो है, लेकिन साथ ही टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि फैशन डिजाइन और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रश्न भी शामिल हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लेकिन एक कंप्यूटर साइंस का छात्र जो दिन भर कोडिंग करता है, उसे ये जानने की क्या जरूरत है कि कपड़ों की सिलाई कैसे होती है? ये तो कुछ ज्यादा ही मल्टीटास्किंग हो गई ना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये विविधता दिखाती है कि आज के इंजीनियर की परिभाषा क्या है। आज का इंजीनियर सिर्फ मशीनों या कंप्यूटर के बंद कमरे तक सीमित नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें हर इंडस्ट्री की बेसिक समझ होनी चाहिए? बिल्कुल। आज हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन की जरूरत है। अगर एक IT इंजीनियर को टेक्सटाइल मिल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसे उस इंडस्ट्री की बुनियादी समझ होनी ही चाहिए। वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है। ये नजरिया तो वाकई बहुत बढ़िया है। और जब हम ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर बनने और खुद को अपग्रेड करने की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए अपने सोर्स मटेरियल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। उषा मार्टिन का लेख भविष्य की तकनीक की तरफ इशारा करता है, जैसे AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन। और इसी बात को और मजबूती देती है अपग्रेड का 2026 का टॉप IT सर्टिफिकेशंस की लिस्ट। इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। वो क्या? खुलासा ये है कि 2026 में भारत में सबसे ज्यादा सैलरी दिलाने वाले टॉप 10 IT सर्टिफिकेशंस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित हैं। ये तो होना ही था। इंडस्ट्री पूरी तरह से AI की तरफ मुड़ चुकी है। हाँ, और रिपोर्ट में कुछ विशेष कोर्सेज का जिक्र है, जैसे IIT खड़गपुर का एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन जेनरेटिव AI एंड एजेंटिक AI, IIIT बैंगलोर का अप्लाइड AI एंड एजेंटिक AI कोर्स और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाए गए जेनरेटिव AI मास्टरी सर्टिफिकेट्स। अगर हम इन सबको एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें पहले ये समझना होगा कि ये एजेंटिक AI क्या है। जेनरेटिव AI तो हम सब जानते हैं, जो टेक्स्ट या इमेज बनाता है। हाँ, जैसे कोई आर्टिकल लिखवाना हो या कोई तस्वीर बनवानी हो। बिल्कुल। लेकिन एजेंटिक AI उससे कदम आगे है। ये खुद फैसले ले सकता है, एक एजेंट की तरह काम कर सकता है। ये बिना इंसान के बार बार निर्देश दिए पूरे के पूरे टास्क और सिस्टम मैनेज कर सकता है। तो अगर हम एक साधारण डिप्लोमा होल्डर की बात करें, जिसने अपने कॉलेज में सिर्फ C++ या जावा सीखी थी, उसके लिए इन सर्टिफिकेशंस का क्या फायदा है? फायदा बहुत बड़ा है। एजेंटिक AI और जेनरेटिव AI में विशेषज्ञता हासिल करके वो इंसान सीधे ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। तकनीक ने पारंपरिक डिग्रियों की दीवारें गिरा दी हैं। आज स्किल्स ज्यादा मायने रखते हैं। और जब बात ग्लोबल मार्केट की आती है, तो बहुत से लोगों का सपना होता है विदेश जाकर काम करने और पढ़ाई करने का। गीक्स फॉर गीक्स की 2025 की गाइड इस पर बहुत गहरी जानकारी देती है। जी, विदेश में पढ़ाई का खर्च निकालना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वर्क एंड स्टडी प्रोग्राम्स के जरिए छात्र अपनी ट्यूशन फीस का बड़ा हिस्सा खुद निकाल सकते हैं। तो चलिए देशों के हिसाब से उनकी नीतियां समझते हैं। अमेरिका के बारे में गाइड क्या कहती है? अमेरिका के लिए 2 मुख्य वीजा प्रोग्राम्स हैं। पहला J1 वीजा, जिसके तहत CIEE प्रोग्राम आता है। इसमें छात्र गर्मियों की छुट्टियों में हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म सेक्टर में काम कर सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम कौन सा है? दूसरा है F1 वीजा, जिसके तहत OPT और CPT आते हैं। थोड़ा रुको, ये OPT और CPT क्या है? एकदम से बहुत सारा तकनीकी जागन आ गया। मैं इसे आसान कर देती हूँ। CPT का मतलब है करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपकी पढ़ाई के दौरान की जाने वाली इंटर्नशिप है। और OPT है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो डिग्री पूरी होने के बाद वहाँ काम करने की अनुमति देती है। अच्छा, तो कमाई कितनी हो जाती है इसके तहत? सेमेस्टर के दौरान छात्र हफ्ते में 20 घंटे और छुट्टियों में 40 घंटे काम कर सकते हैं, और कमाई आमतौर पर $10 से $20 प्रति घंटे के बीच होती है। ये तो काफी सही है। और अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा की क्या स्थिति है? कनाडा का सिस्टम थोड़ा अलग है।
वहाँ यूनिवर्सिटीज कोऑप प्रोग्राम्स चलाती हैं। कोऑप यानी? कोऑपरेटिव एजुकेशन, ये 4 से 12 महीने की पेड इंटर्नशिप्स होती हैं। मतलब पढ़ाई के बीच में ही फुल टाइम काम? हाँ बिल्कुल। और वहाँ छात्र 14 से 20 कनेडियन डॉलर प्रति घंटा आराम से कमा सकते हैं। गाइड में जर्मनी का भी जिक्र था। मैंने सुना है वहाँ शिक्षा लगभग मुफ्त है। जी हाँ, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस ना के बराबर है। ऊपर से डैड DAD स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और उनका स्टूडेंट वर्क परमिट बहुत ही स्पष्ट है। वो नियम क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र जर्मनी में साल भर में 120 पूरे दिन या फिर 240 आधे दिन काम कर सकता है और वहाँ उन्हें लगभग 10 से 15 यूरो प्रति घंटे की कमाई हो जाती है। इनके अलावा भी गाइड में कुछ बहुत ही अहम प्रोग्राम्स का जिक्र है, जैसे फुलब्राइट प्रोग्राम जो रिसर्च और टीचिंग के लिए है, इरास्मस प्लस जो पूरे यूरोप में पेड इंटर्नशिप का मौका देता है, और AISS यानी आईसेक जो बिजनेस और IT के छात्रों को 6 हफ्ते से लेकर 12 महीने तक की ग्लोबल इंटर्नशिप दिलाता है। सुनने वालों के लिए यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। ये सब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये एक नए देश की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को समझने का मौका है और साथ ही एक मजबूत ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का शॉर्टकट भी है। लेकिन हर कोई ग्लोबल कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं जाना चाहता। यहीं से हम अपनी चर्चा का रुख मोड़ते हैं RR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के उस ब्लॉक की तरफ जो एक बहुत ही अलग पहलू पर बात करता है। स्थिरता और सुरक्षा का पहलू। जहां प्राइवेट सेक्टर और विदेश में बहुत पैसा है, वहीं भारत में सरकारी नौकरी एक ऐसा सुनहरा टिकट है जो जीवन भर की स्थिरता, सुरक्षा और समाज में सम्मान देता है। सच कहूं तो मुझे हमेशा लगता था कि सरकारी नौकरियां तो सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होती हैं। कंप्यूटर साइंस वालों का सरकारी विभाग में क्या काम? ये एक बहुत ही आम भ्रम है। असल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए सरकारी क्षेत्र में शानदार मौके मौजूद हैं। जैसे कि UPSC के जरिए? बिल्कुल। UPSC का IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, इसके जरिए टेलीकम्युनिकेशंस विभाग और यहाँ तक कि सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग जैसे विभागों में सीधी भर्ती होती है। वाटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियर? आज के समय में डैम के सेंसर्स, डेटा नेटवर्क्स और स्मार्ट ग्रिड्स का सारा काम कंप्यूटर इंजीनियर्स ही तो संभालते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के जरिए भी तो रास्ते खुलते हैं। जी हाँ, SSC JEE के जरिए CPWD और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में मौके मिलते हैं और SSC CGL के जरिए IT असिस्टेंट या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बना जा सकता है। और जो देश की बड़ी PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे भेल, ONGC और NTPC, वो भी तो गेट एग्जाम के जरिए हर साल बम्पर भर्तियां करती हैं। और अगर किसी की रुचि रिसर्च में है तो ISRO, DRDO और बाग जैसी महारत्न और नवरत्न संस्थाएं अपने खुद के एग्जाम करवाती हैं। वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का जो मौका मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। यहाँ एक बात पर खास जोर देना चाहूंगा। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ब्लॉग इस बात को स्पष्ट करता है कि डिप्लोमा और फ्रेशर्स के लिए भी बहुत मौके हैं। बिल्कुल। SSC CHSL के जरिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के पदों पर जाया जा सकता है। इसके अलावा हर स्टेट लेवल पर जूनियर IT असिस्टेंट की नौकरियां निकलती रहती हैं। और इस ब्लॉग में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य भी था। वो क्या? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की जरूरत अब सिर्फ IT डिपार्टमेंट्स तक सीमित नहीं है। नीति आयोग, जनगणना विभाग यानी सेंसस इंडिया और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड B IT ऑफिसर की भी भारी मांग है। और आजकल तो हर पुलिस विभाग का अपना साइबर सेल है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वहाँ डेटा साइंस और नेटवर्क सिक्योरिटी वालों की कितनी जरूरत होगी, हम सोच भी नहीं सकते। और अगर इसके फायदों की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत जो सैलरी मिलती है वो बहुत ही शानदार है। हाँ, लेवल 10 की शुरुआत ही लगभग 56,100 रुपए से होती है और ऊपर से भत्ते अलग। और नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की सुविधा, CGEGIS के तहत बेहतरीन हेल्थ केयर। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी नौकरी में जो वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें, हाँ, निष्कर्ष यही है कि आज एक छात्र के पास कितने विविध रास्ते मौजूद हैं, चाहे वो लैटरल एंट्री से अपनी डिग्री पूरी करना हो, या विदेश जाकर डॉलर और यूरो कमाना हो, या फिर अपग्रेड के जरिए 2026 की आधुनिक AI टेक्नोलॉजी सीखना हो, या देश में ही रहकर UPSC और ISRO जैसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं में काम करना हो। ये सारी जानकारी सिर्फ कुछ तथ्य या आंकड़े नहीं है।
ये दिखाती है कि ज्ञान का सही समय पर सही इस्तेमाल किसी भी इंसान के करियर की पूरी दिशा बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं। हाँ, आज के इस गहरे विश्लेषण का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करेंगे जो शायद सुनने वालों को काफी सोचने पर मजबूर कर दे। हमने आज एजेंटिक एआई की बात की। हमने देखा कि वो इतना उन्नत हो गया है कि खुद फैसले ले सकता है, बिना इंसान के कोडिंग कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ सालों में क्या भारत सरकार यूपीएससी और एसएससी के जरिए हजारों इंजीनियर्स की उसी तरह भर्ती करेगी जैसे आज करती है? या फिर क्या सरकार सिर्फ उन मुट्ठी भर बेहद उच्च कुशल इंजीनियर्स को काम पर रखेगी जो सरकार के लिए काम करने वाले इन सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स को कंट्रोल कर सके? क्या भविष्य का वो ताकतवर सरकारी बाबू कोई इंसान होगा या फिर एक बुद्धिमान एआई प्रोग्राम? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको खुद रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। इसी चौंकाने वाले विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और अपने भविष्य के रास्ते खुद तलाशते रहिए।